नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई अनकही कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं साल 1999 की, मतलब 22 साल पहले की बात। और ये वो दौर था जब बिहार में नरसंहार होते थे। साल 1999 इसलिए भी याद किया जाना चाहिए क्योंकि तब राबड़ी देवी की सरकार इन्हीं नरसंहारों के कारण बर्खास्त कर दी गई थी। आपको हमने कल खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 156 में बताया था कि किस तरीके से रणबीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर सिंह ने, जिन्हें बरमेश्वर मुखिया कहा जाता था, ने ऐलान कर दिया था कि हां, हम नरसंहार करेंगे क्योंकि सरकार चाहती है। लेकिन इसके बाद भी राबड़ी देवी की सरकार सोई रही और नरसंहार हुआ। बरमेश्वर मुखिया ने जैसा कहा था कि नरसंहार की तारीख, समय, स्थान सब कुछ तय है और 9 जनवरी 1999 को यह साक्षात्कार, बरमेश्वर मुखिया का पहला साक्षात्कार, आज अखबार में मेरे द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए, यदि सरकार संवेदनशील होती तो सरकार जगती। तभी तो पटना हाईकोर्ट की एक टिप्पणी थी कि बिहार में जंगल राज है, और इसके बाद ही लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार को, सत्ता काल को जंगल राज की संज्ञा दी जाने लगी थी। बरमेश्वर मुखिया ने कुछ भी नहीं छुपाया था और यह इंटरव्यू ठीक उसी दिन प्रकाशित हुआ था जिस दिन चारा घोटाले में जेल में बंद लालू यादव हाथी पर सवार होकर जेल से छूटकर बाहर आए थे। बरमेश्वर मुखिया ने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि अगला निशाना रणबीर सेना का जहानाबाद जिला है, क्योंकि जहां से नक्सली संघर्ष शुरू हुआ, भोजपुर जिला, वे मानते थे कि भोजपुर में रणबीर सेना ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है। नक्सली खत्म हो गए हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं रही है कि वे भोजपुर में कुछ कर सकें, लेकिन जहानाबाद में आतंक है, तो इसलिए अगला नरसंहार भी जहानाबाद में ही किया जाएगा। सरकार फिर भी सोई रही। जहानाबाद में नरसंहार लगातार चल ही रहे थे। बातें आपको याद होगा, जहां रणबीर सेना ने पहले एक बड़ा नरसंहार और भी किया था। वह भी दलितों का ही नरसंहार हुआ था, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। और अब बारी थी 25 जनवरी की बात है, 25 जनवरी 1999 की, मतलब गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले, रिपब्लिक डे के दिन, पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को झंडोत्तोलन करना था और शाम को मुख्यमंत्री का संदेश भी आकाशवाणी पर आया था। लेकिन संदेश प्रसारित होने के 2 घंटे के भीतर ही 25 जनवरी 1999 की रात रणबीर सेना के मुखिया बरमेश्वर सिंह ने जैसा कहा था, 8 जनवरी को, 9 जनवरी को साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। जहानाबाद में 20 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। देखिए, वो अखबार की छपी हुई कतरन आज अखबार की मेरे पास है, जो मेरे संग्रह, जो खबरों का संग्रह है, जिनके पास, जो हमने सहेज कर रखा है। यह 26 जनवरी 1999 का आज अखबार है। साफ लिखा है, जहानाबाद में 20 लोगों की सामूहिक हत्या, और यह हत्या की गई शंकर बिगहा में। शंकर बिगहा में रात 10 बजे के करीब रणबीर सेना के हथियारबंद दस्ते ने, जिसमें सैकड़ों हथियारबंद लोग थे, वे शंकर बिगहा गांव पहुंचे और वहां नरसंहार कर दिया। तब सूबे के डीजीपी थे के.ए. जैकब और जहानाबाद जिले के डीएम थे प्रत्यय अमृत और एसपी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। संवाद पहुंचने में तब पटना में वक्त लगता था, क्योंकि जब हम खबर लिख रहे थे रात को,
तब स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर को भी पूरी जानकारी नहीं थी, पर जहानाबाद से मेरे पास सूचनाएं आ रही थी। और यह नरसंहार क्यों किया गया है? देखिए, यदि आपको याद होगा, जैसा मैंने कल बताया था ब्रह्मेश्वर मुखिया के इंटरव्यू में, कि वे चौरम नरसंहार का बदला लेंगे। अब चौरम नरसंहार नक्सलियों ने किया था, जहां एक ही जाति के, शबन जाति के 10 लोगों की, 10 किसानों की हत्या की गई थी। और यह हत्या क्यों हुई थी, यह नरसंहार क्यों हुआ था, यह नक्सलियों ने क्यों किया था? क्योंकि इसके पहले 31 दिसंबर 1997 को रणबीर सेना ने बाथे में 58 दलितों को मार डाला था। तो बाथे का बदला चौरम में लिया गया और चौरम का बदला अब जहानाबाद के शंकर बिगहा में रणबीर सेना ने ले लिया था। जो लोग मारे गए थे उनमें ज्यादातर लोग तेली, पासवान और यादव जाति के लोग थे। मैं मानता हूं कि मारे गए लोगों में अधिकांश बेगुनाह लोग थे, लेकिन रणबीर सेना का मानना यह था कि शंकर बिगहा में नरसंहार इसलिए किया गया क्योंकि चौरम नरसंहार में इस गांव के कुछ लोग शामिल थे। तो जब इस गांव के लोग शामिल थे और सरकार को पता था कि रणबीर सेना नरसंहार को अंजाम देने जा रहा है, तो बड़ा सवाल मैं तब भी करता था, आज भी करता हूं, कि सरकार सोई रहती थी, सरकार जागती नहीं थी। परिणाम निर्दोष लोगों का खून बहता था, चाहे वे सवर्ण होते थे या दलित होते थे। देखिए, एक बात और समझिए, इस नरसंहार के बाद भी रणबीर सेना ने कहा कि अभी तो बस शंकर बिगहा हुआ है, इसके बाद भी करेंगे। इसके बाद कहां करेंगे? यह भी कहा था कि अगला निशाना जो है वो कोच और टिकारी का है। अब कोच और टिकारी क्यों? 28 जनवरी को रणबीर सेना की विज्ञप्ति आई, रणबीर सेना के सूत्रों ने जो खबर दी, वो 29 जनवरी को दैनिक आज में हमारे द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया कि देखिए, टिकारी में संडा गांव के रहने वाले थे, दबंग थे, पूर्व मुखिया थे नवल सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या से जो किसान थे या फिर जो सबन जाति के लोग थे, उनका मनोबल टूटा था। तो रणबीर सेना ने यह तय किया था कि इसके बदले में हम फिर से नरसंहार करेंगे ताकि सवर्णों का, किसानों का मनोबल बढ़ाया जा सके। तो टारगेट रणबीर सेना तय कर रहा था, उधर नक्सली भी अपनी हिटलिस्ट जारी कर रहे थे। उनका कहना था, इसी 28 जनवरी को उन्होंने कहा, 29 जनवरी के प्रकाशित अखबार में साफ साफ लिखा है कि हम मेहंदिया गांव के 10 गांव, मेहंदिया थाना क्षेत्र के 10 गांवों को हिटलिस्ट में रखे हैं, जहां शंकर बिगहा का जवाब दिया जाएगा। पर शंकर बिगहा का जवाब हुआ नहीं और सरकार फिर से उसी अवस्था में रही। न इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, न उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। रणबीर सेना को भी छूट मिली रही, नक्सली भी तांडव मचाते रहे। परिणाम, जैसा शंकर बिगहा नरसंहार के बाद रणबीर सेना ने कहा, अब देखिए 11 फरवरी मतलब 10 फरवरी की रात को इसी रणबीर सेना ने फिर से जहानाबाद में नारायणपुर गांव में 11 दलितों को भून डाला। अब नारायणपुर गांव में 11 दलित फिर से भून दिए गए। मतलब पहला नरसंहार ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऐलान के बाद 25 जनवरी 1999 को और दूसरा नरसंहार 10 फरवरी 1999 को नारायणपुर में। तो यह रणबीर सेना का तांडव था और रणबीर सेना नरसंहार करने के बाद इसकी जिम्मेवारी भी लेता था। कहा यह गया कि आगे भी नरसंहार करेंगे। पालीगंज को निशाना बनाने की घोषणा की गई। पुलिस लाइन में रणबीर सेना का कार्यालय बताया गया। रणबीर सेना के प्रवक्ता हुआ करते थे, वे इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करते थे, पर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरकार को फर्क पड़ता तो ये नरसंहार रुक जाते। देखिए, कमलेश आज अखबार में हमारे साथ काम करते थे और नक्सली मामलों में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। अभी हिंदुस्तान रांची में है। जब शंकर बिगहा नरसंहार हुआ तो करीब 1 महीने के बाद
वे मुआयना करने गए थे और जानने गए थे कि वहां सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ। पर 1 महीने के बाद भी सरकार ने जो मुआवजा की घोषणा की थी, इंदिरा आवास की घोषणा की थी, वह धरातल पर नहीं उतर सका था। मतलब घोषणा कागजों में ही, संचिकाओं में ही बंद थी। और वहां हालात कैसे थे देखिए, कमलेश की रिपोर्ट है। नरसंहार के 1 माह बाद भी सिसकियां थम नहीं पाई हैं शंकर बिगहा में। अब रणवीर सिन्हा जो ये कहता था कि हम बेगुनाहों को नहीं मारते, मैं नहीं मानता, रणवीर सिन्हा भी बेगुनाहों को मारता था। अब कमलेश की रिपोर्ट में उमेश ठाकुर की विधवा शंकर बिगहा में जो नरसंहार हुआ था, पियरिया देवी तब उम्र रही होगी 42 साल, कहती है कि अब उसके पास बचा क्या है। पति चले गए और निशानी के तौर पर मात्र 2 साल की बेटी है। वह अपनी सूझबूझ खो चुकी थी और पियरिया देवी की शादी देवर से कराने की तैयारी चल रही थी। संतोष पासवान की 22 वर्षीय विधवा, सोचिए आप संतोष पासवान की उम्र क्या रही होगी। वह अपनी पीड़ा हृदय में ही समेट कर रखी हुई थी, घटना के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन एक सवाल के जवाब में वह कही थी कि हां नौकरी कर सकती है। यह भी बता रही थी कि शादी घर में ही। देखिए तब यह होता था कि यदि बड़ा कोई मर गया तो जो विधवा हुई, कम उम्र की रही है, उसकी शादी घर में ही छोटे से कर दी जाती थी। इस शंकर बिगहा नरसंहार में एक सुरेंद्र साव थे। मैंने कहा ना, जो मारे गए लोग थे उनमें अधिकांश तेली, यादव और दलित जाति के थे। तो सुरेंद्र साव के परिवार के 4 लोग शंकर बिगहा नरसंहार में मार दिए गए थे। इंदिरा आवास के लिए उन्होंने दावा खोद कर रखा था, लेकिन बैंक वाला पैसा देने को तैयार नहीं था। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी यह भी नहीं मालूम था। नरसंहार के जो अभियुक्त रहे हैं उन्हें किस तरीके से सजा मिली है या नहीं मिली है यह भी आपको पता है। अधिकांश मामलों में आपने सुना होगा कि वे कोर्ट से बरी हो जाते हैं। और देखिए हालात, जैसा मैंने बताया आपको कि 25 जनवरी की रात को शंकर बिगहा नरसंहार हुआ 1999 को। इसी 25 जनवरी को तब बिहार झारखंड अलग नहीं बटा था। इसी 25 जनवरी को धनबाद में, मतलब जो अब झारखंड है और धनबाद को कोयलांचल की राजधानी माना जाता है, वहाँ AK-47 से सकलदेव सिंह गोलियों से भून दिए गए थे। यह पेपर क्लिपिंग भी मेरे पास है, क्योंकि यह मेरी एक आदत रही है कि जो पुरानी खबरें हैं या जिन खबरों का कोई मतलब है, आगे किसी भी तरीके से आप रिसर्च करना चाहते हैं या कोई बात सबूत के तौर पर लाना चाहते हैं, तो उन्हें मैं जमा कर रखता हूँ। तो धनबाद में AK-47 से सकलदेव सिंह भून दिए गए थे। और इस खबर में हमने ये स्पष्ट किया था कि जो काम श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश वाला नहीं कर पाया, पहले बात यही थी कि श्री प्रकाश शुक्ला सकलदेव सिंह को मारने दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर रांची आने वाला है, फिर धनबाद जाएगा। लेकिन रांची आने के पहले ही उसे दिल्ली में गाजियाबाद के पास यूपी की STF ने मुठभेड़ में मार गिराया था। और सकलदेव सिंह की हत्या के पीछे यह माना जा रहा था कि जो मास्टरमाइंड है वह यूपी का बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह है, जो आज भी है। तो ब्रजेश सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला से पहले सौदा किया था। सकलदेव सिंह की हत्या श्री प्रकाश शुक्ला नहीं कर पाया, तो बाद में दूसरे गिरोह ने। तो खैर, ये हम सकलदेव सिंह की बात कर दिए बीच में। तो अब देखिए नारायणपुर नरसंहार 11 फरवरी, मतलब 10 फरवरी की रात को हुआ था। और वहां जब आज अखबार का रिपोर्टर पहुंचा तो उसने जो दृश्य वहां देखे वह भी बहुत ही भयावह थे। जो घटना बताई गई कि जब रणवीर सिन्हा के हथियारबंद दस्ते ने वहां पैरेड किया था और जो लोग मारे गए थे उनके घरों की स्थिति क्या थी, बस 4 पंक्तियों में समझिए। जिन्हें मारा गया था, जो उनके घर थे नारायणपुर गांव में, वे बहुत कमजोर किबार वाले थे। मतलब कितने गरीब हो गए आप समझ सकते हैं। और ये कमजोर किबार, कमजोर दरवाजा उन दलितों का रक्षा कवच नहीं बन पाया था।
गांव में रणबीर सिन्हा का हथियारबंद दस्ता फायरिंग करते हुए घुसा था और लोग बचने को, यदि आपको गांव का जीवन पता है, गांव में रहने वाले लोगों की दिनचर्या की जानकारी है, तो आपको यह मालूम होगा कि पहले गांव में अनाज रखने के लिए मिट्टी की कोठी बनी होती थी। तो लोग मिट्टी की कोठी में जब फायरिंग की आवाज़ सुनी थी तो कोठी के भीतर छुप गए थे। पर इस रणबीर सिन्हा के हथियारबंद दस्ते ने पहले तो घर के दरवाजों को तोड़ा, कमजोर दीवार को तोड़ा, और फिर कोठी के इर्द गिर्द कोठी को तोड़ डाला। जो मिलते गए उन्हें गोली का शिकार बनाते चले गए। देखिए तांडव, देखिए इसी गांव में चमरटोली, जहां मुख्य रूप से लोग मारे गए थे, चमरटोली बिघा कहा जाता है नारायणपुर गांव का। बुचिया एक लड़की, मासूम सी लड़की, वह अपनी बुआ मतलब फूआ कोशनी की सेवा करने सोनमा गांव से आई थी। लेकिन रणबीर सिन्हा के हथियारबंद दस्ते के लोगों ने इस बुचिया की हत्या भी कर दी थी। तो कितने क्रूर थे ये सभी आप समझ सकते हैं। और इन दो नरसंहारों ने बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार के हालात कैसे हैं, इसका वर्णन सबके सामने रख दिया था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ लालू यादव के रिश्ते बिगड़े हुए थे। सोनिया गांधी भी नारायणपुर आई थी और कांग्रेस पार्टी भी मान रही थी कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वह ठीक नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव केंद्र की राजनीति में, केंद्र सरकार में मंत्री थे और वे भी लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता के खिलाफ थे। विरोध इतना था कि विपक्ष का हर नेता यह कह रहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। लालू यादव और राबड़ी देवी भी नारायणपुर गए थे, पर विरोध इतना जबरदस्त हुआ था कि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रहते हुए नारायणपुर गांव में नहीं घुस पाई थी और यह विरोध दलितों का विरोध था। फिर किसी तरीके से समझा बुझाकर लालू यादव गए थे। लालू यादव ने घोषणाएं कई की, यह भी कह दिया कि हम गरीबों को हथियार देंगे रणबीर सिन्हा से लड़ने को, लेकिन घोषणा घोषणा ही रह जाती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि शंकर बिघा में 1 महीने के बाद भी सरकारी घोषणाओं का कोई अता पता नहीं था। तो कहकर नरसंहार, और कहकर नरसंहार कोई करे तो इसका स्पष्ट मतलब निकलता है कि सरकार काम नहीं कर रही है। बरमेश्वर मुख्य करने की बात अलग, रणबीर सिन्हा या नक्सली, उनके लोग यदि कहीं इकट्ठा हो रहे थे हथियार बंद, तो आपकी खुफिया सूचनाएं क्या कहती थी, आपका स्पेशल ब्रांच क्या करता था? वे मार्च करते थे, वे टारगेट तय करते थे। बाथे में आप नहीं रोक पाए, चौरम में नहीं रोक पाए, शंकर बिघा में नहीं रोक पाए, नारायणपुर में नहीं रोक पाए। और अंकुश कैसे लगा? फिर नारायणपुर नरसंहार के बाद जो हुआ, यह तो आपको हम आगे बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि नारायणपुर नरसंहार के बाद बिहार की राजनीति इतनी गर्म हुई कि राबड़ी देवी की सत्ता ही बर्खास्त हो गई। केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर राबड़ी देवी को बर्खास्त कर दिया और बिहार की सरकार अब तक रणबीर सिन्हा की मुखिया बरमेश्वर सिंह की एक तस्वीर नहीं तलाश पाई थी। आप समझ सकते हैं। तो सरकार कैसे बर्खास्त हुई, क्या माहौल था, किसकी क्या भूमिका थी? सरकार की बर्खास्ती के बाद राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या बिहार में सब कुछ ठीक हो गया था? राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रहा और आगे क्या हुआ, यह सब आपको हम बताएंगे कल रात 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते मेरा एक अनुरोध कि यदि अब तक आपने
हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, हम तो आपको बताते ही रहते हैं। अभी आपको हम 1999 में ले गए, आपको हम तब भी ले चलेंगे जब राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। आपको हम तब भी ले चलेंगे जब लालू यादव गिरफ्तार होकर जेल गए थे, तब क्या माहौल था, कैसे गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार तो हो नहीं पाए थे, जाकर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार ही बैठी थी। तो ये सब कुछ बताएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि यदि आप मुझे और भी कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं या किसी मुद्दे पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल रात फिर मिलते हैं 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।